हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VKMM सेंटर। आज इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में जानेंगे। यह टीचर बनने के लिए यह विषय बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, यूपी टेट हो, सी टेट हो, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद लास्ट में प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके क्या टॉपिक हैं। तो बाल मनोविज्ञान यह क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? शिक्षा एवं जो अभिभावक है इनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है सारे एवं टेलफोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो ये विलियम जोन्स हैं। छठवां है शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है वह है व्यापक। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो व्यवहार का ज्ञान है। कुप्पूस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य कॉलसैनी के अनुसार क्या है? वह है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। 10वां है केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? तो ये 9 हैं। 11वां है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं वह बाल विकास है। इसके बाद 12वां है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। 13वां है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। वह कथन किसका है? तो वह ली का है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थि एवं परिवर्तन का। 15वां अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है फ्रॉवेल का है। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। तो ये इसका आधार जो है मनोवैज्ञानिक आधार है। और युवा हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए, यह आधार है मनोवैज्ञानिक। 17वां है मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का मतलब ज्ञान होगा। वर्तमान समय में शिक्षा जो है मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। 19वां है वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है किसके लिए? तो यह जो है सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य लाभ क्या है? यह इसका जो मुख्य लाभ है शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए कक्षा में छात्रों की उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? इसका आधार जो है वह है मनोवैज्ञानिक आधार। अगला है सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन और परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो यह है शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है किसका? तो यह शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान होता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका बच्चों के निर्देशन में, परामर्श में, छात्रों की योग्यता, रुचि और पाठ्यक्रम छात्रों के अधिगम क्षमता को विकसित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जानना बहुत ही जरूरी है। समय सारणी में जो कठिन विषय हैं कक्षाओं में गणित व विज्ञान जैसे कठिन विषय के लिए जो कालांश होते हैं वह पहले रखे जाते हैं। क्यों पहले रखे जाते हैं? क्योंकि इनको समझने के लिए फ्रेश दिमाग की आवश्यकता होती है। तो यह विज्ञान जो है मनोविज्ञान के का देन है। उसके बाद है छात्रों की योग्यता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है किसका? तो शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है तो यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या होती है? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। शिक्षा इस समय बाल केंद्रित हो गई है तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान जानना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यह शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है यह वर्ष 1900 से
मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ये ग्रीक भाषा से हुई। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है? शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पालन पोषण करना, सामने लाना या नेतृत्व देना। यानी शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बालक को जन्म से लेके और मतलब उसको आगे तक का जो भी ज्ञान है वह देना, वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। बाल मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन जो है वुडवर्थ का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखना से है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का यह मन का विज्ञान है। यह कथन है किसका? तो अरस्तु का है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, तो इन लोगों का जो कथन है यह बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी कथन है। तो जो मनोविज्ञान है यह एक मन का विज्ञान है। यह जो परिभाषा दिए थे यह अरस्तु दिए थे। और शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन जो है यह स्किनर का है। तो स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्यापकों की तैयारी है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में कौन सा कार्य करना होता है? तो वह कार्य है वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण। 41वां मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा जो है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि वह उसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक जो हैं ई वाटसन हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। यह किसमें किया जाता है? तो मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन पॉइंट्स को देखा। मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह परिभाषा दिए हैं ई वाटसन ने। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में जो सहायता देता है वह क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं या नहीं है, तो इसका जो हमको इस क्षेत्र में सहायता देता है वह कौन देता है? मनोविज्ञान देता है। और आंकड़ों के व्यवस्थापन में, उसके वर्गीकरण में, सारणीयन में, आलेखीकरण में, निरूपण में यह जो है मनोविज्ञान बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद हम लोग देख मनोविज्ञान जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिना मनोविज्ञान को जाने शिक्षण कार्य करना और छात्रों की जो मनोदशा है उसको समझते हुए शिक्षण कार्य करना, उसके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार शिक्षण कार्य करने के लिए सबसे जरूरी है बाल मनोविज्ञान को जानना। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोवैश्लेषिक विधियों के द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है यह क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में। साइकी का अर्थ क्या है? यह मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो यह वाटसन ने कहा। यानी जो मनोविज्ञान है वह किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। इसको वाटसन ने कहा था। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह वैज्ञानिक अध्ययन जो है यह छात्रों के जो भी उसकी क्षमताएं हैं उसको परखते हुए, छात्रों की बुद्धि को परखते हुए, उसको वैज्ञानिक तरीके से परखते हुए हम उसके जो भी क्षमताएं हैं उसको विकसित करने के लिए हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो यह मनोविज्ञान जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और इसके अंतर्गत जो आते हैं यानी मनोविज्ञान मन का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी बच्चों के मन का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हुए उसके क्षमताओं को पहचानते हुए केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित होता है। यह कथन है जो वह है वैलेंटाइन का है।
मानव मन को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं एवं अभियोग्यताएं व वातावरण है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से उसके संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, ना मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। जो मानव जो विज्ञान है वह मनोविज्ञान यानी मानव के मन के विज्ञान का अध्ययन करना, यानी मानव के मन का अध्ययन करना, यह मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो मानव की जो भी अभिव्यक्तियां हैं, व्यक्ति की रुचियां हैं, अभिक्षमताएं हैं, अभियोग्यताएं हैं और वो जो वातावरण होता है वह मानव के मन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति की रुचियां जो हैं या वातावरण अगर अलग है तो वह बच्चा पढ़ने में समर्थ नहीं होगा, वह असमर्थ होगा। बच्चे की शिक्षा के उसकी जो अभियोग्यताएं होती हैं वह उसको प्रभावित करती हैं, अभिक्षमताएं जो होती हैं वह प्रभावित करती हैं। छात्रों की जो बौद्धिक शक्ति है, संवेगात्मक शक्ति है, अनुभूतियां हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मनोविज्ञान को जानना बहुत ही आवश्यक है। जो टीचर बनते हैं उनको मनोविज्ञान के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से उनको जानकारी होनी चाहिए। बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए और स्वतंत्र रूप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए बच्चों को सीखने में मदद करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के जो उद्देश्य हैं, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात को सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है किसका? स्पष्टता का, शिक्षा के उद्देश्य की संभावनाओं का। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है। वह मतलब आवश्यकता नहीं होती है जहाँ पे शारीरिक सुडौलता, कोई सुंदर नहीं भी है तो भी वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इसके लिए शरीर का सुंदर होना ही बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, यह शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित के साथ साथ यह शिक्षण दंड रहित भी होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में जो उसके उद्देश्य हैं उसकी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए बच्चों को शिक्षित करने हेतु शिक्षक को तैयार रहना चाहिए और उसके अनुसार ही बच्चे जिस लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो उसी लैंग्वेज का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर वो बच्चे कोई अन्य लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो उनको उनकी मातृभाषा में ही पहले शिक्षित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। पहले बच्चों को धीरे धीरे हम स्कूल से जोड़ते हैं और फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में टीचर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के समय में जो भी शिक्षा का स्वरूप है उस स्वरूप को समझते हुए गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना है और बच्चों को उससे जोड़ना है। हम लोग देखते हैं कि जो बच्चों की जो मनोभाव है उससे हम लोग बच्चों को विद्यालय से जोड़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात का वो सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना है। शिक्षा का संबंध किससे है? तो शिक्षा के संबंध का जो उद्देश्य है शिक्षा के लिए है और कक्षा पर्यावरण व वातावरण के लिए है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वह व्यापक है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य जो है वह क्या है? बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार करना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और जो यह उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास है। तो एनईपी में बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर है और बाल शिक्षा केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों को दंडित करने से एकदम रोका गया है। बालकों को दंडित नहीं करना है और स्कूल रेडीनेस, आज के समय में स्कूल रेडीनेस करके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे। अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग का जो पहला प्रश्न है वह है प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है गेट्स का, काल्विन का, स्किनर का और फ्रेंच का। तो यह जो कथन है यह गेट्स का है। दूसरा है कोई भी बालक सीखना शुरू करता है वह कब करता है?
पहला ऑप्शन है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, दूसरा है जब वह बोलना शुरू करता है, तीसरा है जब वह घर से बाहर निकलता है, चौथा है जब वह अपने जन्म से। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा कि बालक अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, तो क्या नाम है? पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है शारीरिक और चौथा है कौशल। तो शारीरिक क्षमता के विकास का जो दूसरा नाम है वह है कौशल विकास है। चौथा प्रश्न है मनोविज्ञान के ने शिक्षा को बना दिया है। तो पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है बाल केंद्रित और चौथा है विषय केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को अभी बना दिया है, अभी हम पीछे बताए हैं कि बाल केंद्रित कर दिया गया है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा सही होगा। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो रायबर्न के अनुसार शिक्षा की 3 संबंधों से सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है। तो इसमें पहला है बच्चे और शिक्षक में संबंध, दूसरा है शिक्षक और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, चौथा है विषय और बच्चे में संबंध। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन सही होगा कि शिक्षक और विषय में संबंध जो है यह इसके लिए जरूरी नहीं है। छठवां है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य किससे है, तो इसका ऑप्शन है 1 बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के लिए, दूसरा है शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन के लिए, तीसरा है पाठ्य वस्तु का परिमार्जन और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के लिए। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, तो पहला है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा है व्यवहार में स्थिरता, तीसरा है अस्थिरता की समस्या और चौथा है संवेगात्मक समस्या। तो यह किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यवहार में स्थिरता। यानी कि जो किशोरावस्था होती है वह आंधी तूफान की अवस्था उसको कहा जाता है। इस अवस्था में जो भी बच्चे होते हैं बहुत ही उग्र हो जाते हैं। आठवां है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, किसमें मदद करता है, तो पहला ऑप्शन है बाल विकास या का ज्ञान प्राप्त करने में, दूसरा है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, तीसरा है बच्चों के चरित्र निर्माण में और चौथा है उपयुक्त सभी के लिए। तो बाल मनोविज्ञान जो है वह शिक्षक के लिए मदद करता है, उपयुक्त सभी के लिए। यह चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तु विधि नहीं है, तो पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, दूसरा है उपचारात्मक विधि, तीसरा है आत्मनिरीक्षण विधि और चौथा है निरीक्षण विधि। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि आत्मनिरीक्षण विधि। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मूल वृद्धि संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती, तो पहला है पलायन भय, दूसरा है संवेदना आश्चर्य, तीसरा है युद्ध प्रियता क्रोध और चौथा है अप्रियता और घृणा। तो इसमें से मूल वृद्धि संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाता है, तो जो नहीं मेल खाता है वो है दूसरा, यह संवेदना और आश्चर्य से मेल नहीं खाता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कुछ रिवीजन किए और 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में इससे अधिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। तब तक आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।